टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक, सैन्य अभियान और युद्ध प्रशासन। टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, हैदर अली के पुत्र और मैसूर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे। सैन्यवादी परिवेश में पले बढ़े, उन्हें बचपन से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था और वे युद्ध और शासन में उत्कृष्ट थे। कई भाषाओं में निपुण टीपू के प्रारंभिक अनुभवों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध उनकी रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। उनके शासनकाल की पहचान अंग्रेजों के विरुद्ध अथक सैन्य अभियानों से थी। टीपू सुल्तान ने न केवल एंग्लो मैसूर युद्धों में मैसूर का नेतृत्व किया, बल्कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और सैन्य नवाचार भी किए। अपने उग्र प्रतिरोध के बावजूद अंततः 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान का प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। टीपू सुल्तान, जिनका मूल नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था, का जन्म 1750 में देवनहल्ली में हुआ था, जो अब आधुनिक बेंगलोर का हिस्सा है। अपने पिता हैदर अली के संरक्षण में सैन्य परिवेश में पले बढ़े टीपू को बचपन से ही युद्ध और प्रशासन का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त था। फारसी और अरबी सहित कई भाषाओं में निपुण होने के साथ साथ वह अपने पिता की नीतियों और सैन्य अभियानों से भी गहराई से प्रभावित थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठे और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने के अपने पिता के प्रयासों को जारी रखा। प्रमुख योगदान। आर्थिक। 1. उन्होंने बैंकिंग नेटवर्क और सहकारी समितियां स्थापित की, जहां जनता से पूंजी जुटाई जाती थी। जमा राशि आमंत्रित करने वाले बैंकों के समान। मूलधन। 1. उन्होंने बैंकिंग नेटवर्क और सहकारी समितियां स्थापित की, जहां जनता से पूंजी जुटाई जाती थी। जमा राशि आमंत्रित करने वाले बैंकों के समान मूलधन वार्षिक आधार पर रखा जाता था और ब्याज या नफा के साथ लौटाया जाता था। 2. उन्होंने पुडुचेरी, कच्छ, कराची, ओमान, बगदाद और कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे स्थानों सहित दुनिया भर में मैसूर उत्पादों के लिए व्यापारिक घराने स्थापित किए। 3. उन्होंने 2 कारणों से नकदी रहित वस्तु विनिमय लेन देन को प्राथमिकता दी। पहला, मैसूरी वस्तुओं और कामगारों के लिए विदेशों में एक बाजार बनाना, और दूसरा, अधिक महत्वपूर्ण कारण, भारत से धन के निष्कासन को रोकना था, जिसके लिए यूरोपीय, विशेष रूप से अंग्रेज, कुख्यात थे। 4. उन्होंने महसूस किया कि मुद्रा में व्यापार करने से मैसूर की क्रय शक्ति किसी न किसी रूप में कम हो जाएगी। 5. 1785 में उन्होंने अपने राज्य के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च और इलायची का निर्यात बंद कर दिया और स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। 6. उन्होंने भू राजस्व संग्रह में बिचौलियों को समाप्त कर दिया। राजनीतिक। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को नेहरूवादी प्रोत्साहन से बहुत पहले उन्होंने फैसला सुनाया कि कुछ प्रमुख उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार होगा। इसमें चीनी, नमक, लोहा, तंबाकू, चंदन और चांदी, सोना और कीमती पत्थरों का खनन शामिल था। 2. अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए फ्रांसीसियों के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें जैकोबिन क्लब, फ्रांसीसी क्रांति का एक लोकप्रिय राजनीतिक समूह जो समतावाद और हिंसा से जुड़ा था, के प्रति आकर्षित किया। 3. वे श्रीरंगपट्टनम में भी इसी तर्ज पर एक गणराज्य बनाना चाहते थे। कला, संस्कृति और साहित्य। कला, संस्कृति और साहित्य। 1. उनका पुस्तकालय विश्व साहित्य के अनुवादों से भरा हुआ था और वे विदेशों के हस्तलिखित अवलोकन करते थे। 2. उन्होंने कारीगरों को लकड़ी के खिलौने, जो अब चन्नपटना खिलौने के रूप में प्रसिद्ध हैं, बनाने की कला सिखाने के लिए फारसियों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। 3. उन्होंने रेशम कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर से विशेषज्ञों को भी बुलाया, जिसके लिए मैसूर प्रसिद्ध हुआ। तकनीकी।
एक, मैंगलोर में उनके बंदरगाह पर आने वाले जहाज दूरबीन और बैरोमीटर जैसे विभिन्न उपकरण लेकर आते थे। 2, वह शायद पहले शासक थे जिन्होंने यह समझा कि वैज्ञानिक नवाचारों के कारण 1700 और 1790 के दशक के यूरोप में एक स्पष्ट अंतर था। 3, उन्होंने अनुशासन के साथ तकनीक की शक्ति को समझा और बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, श्रीरंगपटना और बिदनूर में 4 नवाचार केंद्र आधुनिक तकनीकी पार्कों की तरह स्थापित किए और उन्हें तारामंडल पेट कहा। रणनीतिक 1, उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 2, उनके केंद्रों ने लोहा और इस्पात जैसी लौह धातुओं के उत्पादन और संचालन की भारत की लंबी परंपरा का लाभ उठाकर आधुनिक रॉकेट का पूर्ववर्ती बनाया, जो चीनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पटाखे जैसी मिसाइलों से अधिक प्रभावी था। 3, उन्होंने बारूद से भरी लोहे की नलियां बनाई, उन्हें झंडों या बांस के खंभों पर फहराया और बेहतर सटीकता और दूरी के लिए रैंप पर लगाया। बुनियादी ढांचा और विकास 1, उन्होंने मांड्या में कृष्णराज सागर बांध के निर्माण की नींव रखी। 2, टीपू का औद्योगिक क्षेत्र मैसूर राज्य में बेंगलुरु से श्रीरंगपट्टनम तक फैला हुआ था, जिससे हर 2, टीपू का औद्योगिक क्षेत्र मैसूर राज्य में बेंगलुरु से श्रीरंगपट्टना तक फैला हुआ था, जिससे हर जगह स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था और अगर अंग्रेज किसी एक केंद्र पर हमला करते तो भी उनका बाकी केंद्रों पर नियंत्रण बना रहता था। टीपू सुल्तान के सैन्य अभियान और युद्ध। टीपू सुल्तान अपने सैन्य अभियानों और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। उनकी सैन्य रणनीति, कूटनीतिक गठबंधन और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल ने उन्हें एक शक्तिशाली शासक बनाया। 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1759 में हैदर अली ने युवा टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश सेनाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हालांकि इस संघर्ष में टीपू की भूमिका छोटी थी, लेकिन इसने उनके भविष्य के आंग्ल मैसूर टकरावों का आधार तैयार किया। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने एक अस्थायी शांति स्थापित की। 2, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1884 हैदर अली के इस आरोप के कारण शुरू हुआ कि अंग्रेजों ने 1771 में मराठों के विरुद्ध उनकी सहायता न करके मद्रास की संधि का उल्लंघन किया था। हैदर को फ्रांसीसी ज्यादा सहयोगी लगे और उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। जब अंग्रेजों ने हैदर के संरक्षण में फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह माहे पर हमला किया तो तनाव बढ़ गया। हैदर ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया, अरकाट पर कब्जा किया और कई जगहों पर अंग्रेजों को हराया। 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 1784 में मंगलौर की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों के क्षेत्र वापस कर दिए गए और संघर्ष का अनिर्णायक अंत हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1192 तब शुरू हुआ जब टीपू सुल्तान ने 1790 में त्रावणकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जब उसने डचों से जलकोट्टल और कन्नानौर खरीदे थे। त्रावणकोर का पक्ष लेते हुए अंग्रेजों ने टीपू पर हमला कर दिया। हालांकि टीपू ने शुरुआत में 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया था, लेकिन जनरल कॉर्नवालिस के कमान संभालने के बाद स्थिति बदल गई। कॉर्नवालिस ने एक बड़े आक्रमण का नेतृत्व किया, 1791 में बेंगलोर पर कब्जा कर लिया और श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ गए। यद्यपि टीपू ने कोयम्बटूर पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः अंग्रेजों, मराठों और निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर दी, जिससे टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ने 1792 से 1799 तक के वर्षों का उपयोग पिछली हार से उबरने, श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों को पूरा करने
और अपने पुत्रों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए किया। हालांकि 1796 में वोडेयार शासक की मृत्यु के बाद उन्होंने नाबालिग उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाने के बजाय स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो फ्रांसीसियों के साथ टीपू के गठबंधन से चिंतित थे, ने हमले शुरू कर दिए। युद्ध 17 अप्रैल 1799 को शुरू हुआ और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में टीपू की हार के साथ समाप्त हुआ, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान प्रशासन। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। एक नया कैलेंडर, एक नई मुद्रा प्रणाली और 7 नए सरकारी विभाग स्थापित किए। उनके सैन्य नवाचारों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्र। टीपू सुल्तान प्रशासन। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। एक नया कैलेंडर, एक नई मुद्रा प्रणाली और 7 नए सरकारी विभाग स्थापित किए। उनके सैन्य नवाचारों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने ने मैसूर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सैन्य नवाचार। पोलिलुर के युद्ध में टीपू द्वारा इस्तेमाल किए गए मैसूरी रॉकेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए रॉकेटों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक परिष्कृत थे। यह उन्नति मुख्यतः प्रणोदक को धारण करने के लिए लोहे की नलियों के उपयोग के कारण थी, जिससे अधिक प्रणोद प्राप्त हुआ और मिसाइलों की सीमा लगभग 2 किलोमीटर तक बढ़ गई। 2. सिक्का प्रणाली। टीपू के सिक्के अपनी जटिलता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें फारसी किंवदंतियों के साथ नए मूल्य वर्ग के सिक्के शामिल थे। उन्होंने सोने के पगोड़ा और चांदी के रुपए जारी करना जारी रखा और साथ ही पैसा नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए। 3. अर्थव्यवस्था। टीपू के नेतृत्व में मैसूर ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उछाल का अनुभव किया और बंगाल सूबे को पीछे छोड़ते हुए भारत की प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया। उन्होंने रेशम की खेती शुरू करते हुए कृषि उत्पादकता और वस्त्र निर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कन्नमबाड़ी बांध की नींव रखने जैसी उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य उनके राज्य के बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार करना था। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रही है। हालांकि उन्हें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और लगभग 156 हिंदू मंदिरों को नियमित दान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन गैर मुस्लिम सम। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रही है। हालांकि उन्हें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और लगभग 556 हिंदू मंदिरों को नियमित दान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन गैर मुस्लिम समुदायों के जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के भी ऐतिहासिक विवरण मौजूद हैं। कई स्रोत उनके प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति और हिंदू मंदिरों को भूमि अनुदान का उल्लेख करते हैं। हालांकि उत्पीड़न के ये विरोधाभासी विवरण धार्मिक विविधता के प्रति उनके वास्तविक दृष्टिकोण पर विवाद पैदा करते हैं। सहायक संधि। 1193 में वेलेस्ली द्वारा भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने शत्रुओं से अंग्रेजों से सुरक्षा पाने के बदले में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। 2. जो देशी राजा या शासक सहायक संधि में शामिल होते थे, वे अंग्रेजों की सहमति के बिना किसी अन्य शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या वार्ता में शामिल होने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। 3. सहायक संधि। सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस वादे को शायद ही कभी निभाया। 4. मनमाने ढंग से तय और कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर दी गई इस अनुदान राशि ने राज्य की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए अस्त व्यस्त कर दिया और उसके लोगों को गरीब बना दिया। 5. दूसरी ओर अंग्रेज अब भारतीय राज्यों की कीमत पर एक बड़ी सेना बनाए रख सकते थे। 6. वे संरक्षित मित्र राष्ट्रों की रक्षा और विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे और उनकी भूमि के मध्य में एक शक्तिशाली सेना तैनात थी। 7.
लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ अपनी पहली सहायक संधि पर 7 लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ अपनी पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। 8 अवध के नवाब को 8001 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। 9 पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा ने 1802 में बेसिन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। मृत्यु 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मैसूर को वोडेयार वंश के पूर्व शासक के अधीन कर दिया गया और राज्य पर एक सहायक संधि थोप दी गई। टीपू सुल्तान से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1, हैदर अली का पुत्र कौन था? प्रश्न 2, क्या टीपू सुल्तान मुगल थे? प्रश्न 3, अंततः टीपू को किसने पराजित किया? प्रश्न 4, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? प्रश्न 5, मैसूर का बाघ किसे कहा जाता था? Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, the YouTube channel Tales of Heart, Mind